हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम दोबारा से मिलते हैं आपसे इंक्लूसिव एजुकेशन एंड लीगल प्रोविज़न टॉपिक के साथ। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत ही हम लीगल प्रोविज़न पढ़ेंगे, जो कानूनी प्रावधान है हमारी एजुकेशन में किस किस तरीके से चेंजेस हुए, हमने कैसे कैसे डिसेबल्स को भी अपनी एजुकेशन में इंक्लूड किया, किस किस तरीके से सोसाइटी में चेंजेस आए, ये सारी चीज़ें हम विद आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल्स सारे ही एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले होते हैं। नेट का एग्ज़ाम हो, सीटेट का एग्ज़ाम हो, सेट का एग्ज़ाम हो या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी पाते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स जहाँ पर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ना होता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक आज का बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत छोटे छोटे कीवर्ड्स के साथ मैंने स्लाइड्स को प्रिपेयर किया हुआ है, तो ये मैं दावा करती हूँ कि आपको इतने शॉर्ट नोट्स और इन कीवर्ड्स के साथ इन आर्टिकल्स की डिटेल नहीं मिल पाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम नए टॉपिक के साथ फिर से आए हैं विद न्यू एनर्जी। हम अपना सारा कुछ देंगे और आपको बहुत सारा कुछ इससे मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस। हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले भी एजुकेशन रही है। तब हमने डिसेबल्स के लिए क्या बात की है, इंक्लूसिवनेस की बात कैसे रही है। जैसे हम आज भी कुछ मूवीज़ या अपने दादा दादी से सुनते हैं कि पहले के ज़माने में सिर्फ एक लिमिटेड लोगों को ही एजुकेशन मिलती थी। तब वहाँ कास्टिज़्म और रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। तब आप समझिए कि आज़ादी से पूर्व हम डिसेबल के लिए कितने प्रिपेयर थे। तब बहुत पहले 1883 में भी डीफ्स के लिए स्पेशल स्कूल्स बनवाए गए। ब्लाइंड्स के लिए भी 1887 में स्कूल्स बनवाए गए। कुछ ऐसे बच्चे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल थे, उनके लिए भी 1941 में स्कूल्स बनवाए गए। मींस आप समझ रहे हैं कि उस टाइम पीरियड में भी हमने सभी के बारे में सोचा था। तो आज की सोसाइटी में हम आज किसी को इक्वल क्यों नहीं समझते। तो ये स्कूल्स किसने बनवाए थे? ये स्कूल्स बनवाए थे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारे धर्मार्थ संस्थान होते हैं, और जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, जो ईसाई की मिशनरीज़ चलती हैं, उन्होंने ये इन स्कूल्स का निर्माण करवाया था। किसके लिए? डीफ्स के लिए 1883 में, ब्लाइंड के लिए 1887 में, और कुछ ऐसे बच्चे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल थे, बौद्धिक अक्षमता वाले थे, उनके लिए स्कूल्स बने 1941 में। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। अब जब हमने प्री इंडिपेंडेंसी में इन स्कूल्स को निर्माण कर दिया था, तो आज़ादी के बाद तो हमारे कितने सारे चेंजेस होने थे। देन इंडिया अटेम्प्ट टू फोकस ऑन द एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। आज़ादी के बाद तो हमें और ज़्यादा इन चीज़ों को बढ़ाना था, तो इसलिए क्या क्या चीज़ें आई, इनको देखते हैं। स्पेशल प्रोविज़न इन आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 45 में एक बहुत ही विशेष प्रावधान रहा है। क्या हुआ यहाँ पर? फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर बजटरी प्रोविज़न हुआ फॉर PWD in the various 5-year plans and as a landmark in the direction कोठारी कमीशन 1964 to 66। कोठारी कमीशन ने सबसे पहले इंक्लूसिवनेस की बात की है, और यहीं से स्टार्ट हुआ हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसके पहले वीडियो में आप इंटीग्रेटेड सेटिंग की पूरी नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आएंगी। ओके, तो यहाँ पर 45 में जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आर्टिकल 45, तो यहाँ पर किस किस तरीके से चीज़ें हुई ये आपको बताया गया कि यहाँ पर आपको 14 ईयर्स तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ द डिसेबल चिल्ड्रन IEDC स्कीम। यहाँ पर आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं बहुत ईजिली, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। IEDC एक योजना है जो कि 1974 में लॉन्च हुई थी। 1974 में इसको मर्ज भी कर दिया गया था, किसमें? DPEP में, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी
एजुकेशन प्रोजेक्ट, जो कि बहुत अच्छे से हाईलाइट कब हुई, 1997 में। इसको याद रखिएगा, 1974 से स्टार्टिंग हुई, बट इसका प्रोजेक्शन कब हो पाया, 1997 में। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये कहा गया कि अगर शिक्षा में हम, प्राथमिक शिक्षा में अगर हम दिव्यांग बच्चों को नहीं जोड़ेंगे तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण कैसे हो पाएगा। शिक्षा का सार्वभौमिकरण तभी संभव है जब हम दिव्यांग बच्चों को भी शैक्षिक पहल की छत्रछाया में लेकर आएंगे। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन हु वर ब्लाइंड, मीन्स कि जो स्पेशल स्कूल्स स्टार्ट हुए, और स्पेशल स्कूल्स 1980 में कितने थे, 150। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कितने बच्चे, कितने स्कूल्स हैं, 150 स्कूल्स। कब है, 1980 में। नेक्स्ट देखिए, सब और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आई कि शिक्षा के इतिहास में तब एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आया जब 1997 में हमने DPEP को प्रोजेक्शन में लेकर के आए। हम इसको हमने इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ मोड़ दे दिया। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। आगे हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने यह प्रावधान दिया कि ये एक गारंटी है, फंडामेंटल राइट है कि हर किसी को अपनी शिक्षा मिले। ठीक है। देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजंस दैट एंश्योर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मतलब कि उन्होंने ये एक प्रावधान निकाला कि हम किसी को भी वंचित नहीं करेंगे, ये सभी एक सामाजिक न्याय है सभी नागरिकों के लिए, और ये उनका अधिकार है। और जो दिव्यांग हैं उनकी भी ये पूरी उनका भी ये राइट बनता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड अदर मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेजेस ग्रुप, जो भी हैं ये, इन सभी को न्यायिक तौर पर शिक्षा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ बात आ जाती है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में बात की गई है, किसकी बात करते हैं हम, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की। कहाँ तक, 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, जो 6 to 14 ईयर्स की एज है उसमें हमने बात की है, 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल 46 क्या बात करता है, स्पेशल केयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड SC मीन्स यहाँ पर शेड्यूल कास्ट एंड द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर क्या बात की जाती है कि जो शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको आप स्पेशल केयर दीजिए। यहाँ पर अगर इकोनॉमिकली भी अगर वो लोग वीक हैं तब इन सभी को हमें सपोर्ट करना है और अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए 350A। यहाँ पर क्या है, एवरी स्टेट को ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि जो भी प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनको आप उनकी लिंग्विस्टिक लैंग्वेज में पढ़ने दीजिए, उनकी मदर टंग में। यहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ क्या है, वे ऐसे लोग जो बहुत छोटी जगह पर रहते हैं और उनकी एक स्पेशल अपनी लैंग्वेज रहती है। ठीक है, जिनकी एक अपनी लोकल लैंग्वेज रहती है, तो उसमें भी वो पढ़ेंगे, बट कहाँ तक, यहाँ पर एक कीवर्ड याद रखिए, प्राइमरी लेवल तक। प्राइमरी लेवल तक वो अपनी ही लैंग्वेज में पढ़ेंगे, जो उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल नहीं है, बट फिर भी उनको प्राइमरी लेवल पर वही लैंग्वेज में पढ़ाना एक रूल दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, आर्टिकल 28 एंड आर्टिकल 30। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बोला है कि एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स टू द माइनॉरिटीज़। यहाँ पर आपके शिक्षा के, आपके संस्कृति के अधिकार हैं, किसको, माइनॉरिटीज़ के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, आर्टिकल 29A। Any section of citizen residing in territory having distinct language, script और culture, right to conserve the same। अब यहाँ पर सिर्फ आप इसको देखिए, right to conserve the same। जो ऐसे लोग जो टेरिटरी में रह रहे हैं, ऐसे लोग जो टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, उनको क्या है, उनकी जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज है, उनका जो भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट और कल्चर है, जिस भी संस्कृति से वो आए हैं, जो भी तरीके से वो अपने ज़िंदगी को जी रहे हैं, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सेम वही चीज़ कन्वे करेंगे, और उनके बच्चे भी वही सीखेंगे, बच्चों के बच्चे भी वही सीखेंगे। ये उनका राइट है। आप उस बिहाफ पर उनको एडमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकते, आपको एडमिशन देना ही देना पड़ेगा। ठीक है।
ये एक रूल है आर्टिकल 29(1) में। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 29(2) एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 हमने यहाँ ऊपर भी पढ़ा था, आर्टिकल 30 यहाँ पर भी, दोनों की सेम चीज़ें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर भी यही प्रावधान दिया है। जैसे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, आप इनको प्रोटेक्शन दीजिए किस बिहाफ पर, लैंग्वेज के बिहाफ पर एंड रिलीजन। ठीक है, जो भी उनकी लैंग्वेज है, जो भी उनका रिलीजन है, उसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते किसी भी तरीके की। और ये उनका राइट है कि वो अपनी चॉइस का इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, वहाँ पर वो पढ़ सकते हैं, उसके लिए वो एडमिनिस्टर भी बन सकते हैं, स्टेबलाइज भी कर सकते हैं। क्या? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं और वहाँ पर वो पढ़ सकते हैं। बस एक चीज़ की लिमिट है कि वो वहाँ पर अपनी ही लैंग्वेज में पढ़ेंगे, इस वजह से वो कहीं और जा नहीं सकते। इस वजह से ये आर्टिकल और ये प्रोविज़न बना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A में क्या बोला गया है? नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन बिहाफ ऑफ एनी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पर देखिए, आप किसी भी रिलीजन की वजह से, किसी भी कास्ट की वजह से, सेक्स की वजह से या प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से किसी भी बच्चे को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एडमिशन भी देना है, उसको पढ़ने से आप नहीं रोक सकते। ठीक है, फिर देखिए कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 15(2), सेम एज आर्टिकल 1 कि आपको किसी को मना नहीं करना, बिल्कुल यही चीज़ चलेगी, किसी को मना नहीं करता। प्लस यहाँ पर किसकी बात हो रही है? डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, जो भी डिसेबल है, ठीक है, जो भी डिसेबल है उसको आप बिल्कुल मना नहीं करेंगे और ना ही किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, कि आप ब्लाइंड हो तो आपको यहीं बैठना है, आप बोल नहीं सकते हो तो आपको पीछे बैठना है, इस तरीके की चीज़ें आप नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी पब्लिक प्लेस है आप उसको भरपूर एक्सेस करिए, भरपूर तरीके से यूज़ करिए। ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। अब आर्टिकल 61 की हम बात करते हैं, सॉरी आर्टिकल 16(1), इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर जितने भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबको सेम मिलेगी। ठीक है, सभी को सेम, किसी के लिए कोई भी भेदभाव नहीं होगा, जॉब को लेकर के भी सभी को सेम। ये 61 इसकी बात करता है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट में 16(2) को जब आप देखेंगे तो आप बताइए, यहाँ पर जो 16(2) है और 16(1) की जो हमने बात की थी, वहाँ पर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई है कि सभी को इक्वल देनी है। बट यहाँ हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि किन किन को किस किस तरीके से नहीं देनी है और नहीं देनी है। यहाँ पर नहीं देने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस ऑफ और एनी ऑफ देम, जो भी एलिजिबल है, ठीक है, जो भी उस जॉब के लिए एलिजिबल है, तो आप उसको किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी भी ऑफिस में। ठीक है, तो यहाँ आपको जॉब देनी है, सभी को इक्वली देनी है। किसको कितने % की जॉब मिल रही है ये भी इसके अंतर्गत आता है कि जो ब्लाइंड हैं उनके लिए कितना % है। ठीक है, जो डीफ हैं उनके लिए कितना % है। तो वो बहुत डीप हो जाएगा पढ़ने के लिए, हर किसी की एक अलग अलग % है। और इन सब चीज़ों के लिए कितना % आपको डिसेबल होना पड़ेगा, जो आप उस पोस्ट पर जाओ तो एट मिनिमम आपको 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तब आप अलग अलग तरीके की जॉब्स को पा सकते हैं। इसमें भी चेंजेस हैं, बहुत सारी जगह अलग अलग तरीके के चेंजेस हैं। ठीक है, फॉर कॉमन नॉलेज मैंने आपको बताया। फिर आर्टिकल 15A की हम बात करते हैं। अभी तक जितने भी हमने आर्टिकल पढ़े हैं, ठीक है, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 46, आर्टिकल 350A, आर्टिकल 28 एंड आर्टिकल 30, आर्टिकल 29(1), आर्टिकल 29(2) एंड आर्टिकल 30, आर्टिकल 15A, आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 16(1), ठीक है, एंड अगेन आर्टिकल 62। तो आपकी आर्टिकल कहाँ से शुरू हुई है जर्नी? आपकी आर्टिकल 21 से जो शुरू हुई है, 21 से,
ठीक है, जो शुरू हुई है जर्नी 21A से और आपकी जर्नी एंड होती है आर्टिकल 16(2) पर। ये आपके क्या हैं? राइट। ये सब आपके अधिकार हैं। बट जो आर्टिकल 51A है ये आपकी क्या है? ड्यूटी। अब इस ड्यूटी के बारे में समझिए क्या है। यहाँ तक आपने जितने आर्टिकल पढ़े वो सब आपके थे राइट, और ये क्या है? आपकी ड्यूटी। सो डोंट फॉरगेट अबाउट योर ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी में क्या है? ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, रिलीजन, टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको रिलीजन के तौर पे, भाषाई तौर पे, क्षेत्रीय तौर पर आपको सभी के साथ कॉमन रहना है, कोई भेदभाव नहीं करना है, एक भाईचारे के साथ रहना है। प्लस उसके साथ क्या है? टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। जो भी कुप्रथाएं हैं जिसमें स्त्रियों को असम्मान मिलता है, उनके आत्मसम्मान को ठेस लगती है, वो कुप्रथाएं आपको ख़त्म करनी है। लास्ट क्या है? प्रिजर्व द हेरिटेज एंड कल्चर। आप संरक्षित करिए क्या? हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को, हमारे हेरिटेज को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो डिफरेंस मैंने यहाँ बताया है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंस आपको जल्दी मिलता नहीं है, और ये जितने भी कीवर्ड्स हैं आपको नहीं मिलते। डिफरेंस बहुत छोटा सा है बट समझने वाला है। 21A क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का 6 to 14 ईयर्स के लिए। और आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 मैंने पहले भी बताया था कि ये क्या है? आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और ये सबसे ज़्यादा किसको प्रमोट करता है? ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। यहाँ पर क्या है? जो हमारी फंडामेंटल एज होती है ना, इस एज तक बच्चे को हमें एजुकेशन देनी ही देनी है। यहाँ पर यह बात याद रखिए कि ये 6 to 14 ईयर्स की बात करता है, और ये किसकी बात करता है? ये सिर्फ बात करता है अप टू 6 ईयर्स की। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। ठीक है, एक और मैं चीज़ बताती हूँ। अगर इन दोनों आर्टिकल्स को हम प्लस कर दें, ठीक है, इन दोनों आर्टिकल्स से क्या मिलता है हमको? राइट टू एजुकेशन 2009। ठीक है, क्या मिल जाता है हमको? मिलता है हमें राइट टू एजुकेशन RTE 2009। इन दोनों को मिलाकर ही हमारी RTE 2009 बनी है। ठीक है, इस तरीके के बहुत छोटे छोटे से कीवर्ड्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और इसके साथ साथ ये जो हमारा आर्टिकल 45 है, ये कब बना? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 86th अमेंडमेंट हुआ है। जब 86 परिवर्तन हुआ तब संशोधन, परिवर्तन नहीं, संशोधन बोलते हैं उसको, अमेंडमेंट को, तब जा कर के हमें आर्टिकल 45 मिला है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट, तो यहीं पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। सो लर्नर्स, हम साथ रहेंगे और हम जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। जो भी B.Ed, M.Ed, DL.Ed कर रहे हैं, जो भी C.TET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी M.Ed कर रहे हैं, या जो भी टीचिंग एग्ज़ाम को अपीयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगेन थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, बाय बाय।